पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ की एक और अवस्था दिखाता हूँ, पदार्थ की चौथी अवस्था। और इसे देख के बताओ क्या माने इसको। ये जो लौ जल रही है, क्या वो ठोस है, क्या वो तरल है, या वो गैस है? ये जो आग निकल रही है, क्या लगता है दोस्तों, इसे हम क्या माने? तो दोस्तों, ना तो ये सॉलिड है, ना ही लिक्विड और ना ही गैस। ये पदार्थ की एक और अवस्था है और इसे प्लाज्मा बोलते हैं। और इसके अलावा पदार्थ का 5वां एक और स्टेट भी है जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की इन दोनों ही यूनिक अवस्थाओं की हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और आप आसानी से समझ सके ऐसे चर्चा करेंगे। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे अपडेट द नॉलेज ऐप को भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल जरूर करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पदार्थ की सभी अवस्थाओं को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर पदार्थ यानी कि मैटर है क्या। तो फ्रेंड्स, पदार्थ आपके आसपास उपलब्ध सब कुछ है। हर वो चीज जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो पदार्थ है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें घनत्व होता है या जो स्थान घेरती है और हम जिसे एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। उदाहरण के लिए हवा और पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और रेत, चांदी, स्टील, लोहा, लकड़ी या भाप या कार्बन या सल्फर या चट्टान, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ के ही रूप है जिसके पास मास यानी कि आयतन है और जो स्थान भी घेरते हैं। सदियों तक दुनिया ये मानती थी कि पदार्थ के सिर्फ 3 ही प्रकार है, ठोस, तरल और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन 22 अगस्त साल 1879 में मैटर का चौथा प्रकार डिस्कवर हुआ, जो था प्लाज्मा। और इसके बाद हमारे ही देश के एक होनहार और भारतीय वैज्ञानिक ने पदार्थ का रहस्यमय और 5वां प्रकार भी डिस्कवर किया, जिसकी हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं पदार्थ की ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था के बारे में। सॉलिड यह पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें उसका मास और आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ के परमाणु तरल या गैस पदार्थ के परमाणुओं के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और इन परमाणुओं के बीच लगने वाला बल इतना प्रबल होता है कि इनके अणु किसी भी प्रकार की स्थानांतरीय गति यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें कंपन और घूर्णन यानी कि वाइब्रेशन और रोटेशन होता है। और इसीलिए ठोस वस्तु आकार में निश्चित होती है, एक फिक्स आकार होता है उनका, और इसे किसी भी कंटेनर में रख दो, वो उस कंटेनर का आकार ग्रहण नहीं कर सकती है, वो अपने आकार में ही निश्चित रहेगी। धातु, शीशा, पत्थर और लकड़ी जैसी चीजें ठोस पदार्थ के उदाहरण है। मैटर का दूसरा स्टेट यानी कि द्रव्य या लिक्विड। द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण ठोस अवस्था के मुकाबले दूर होते हैं। इस अवस्था में पार्टिकल्स का या कणों का कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होता है। फिर भी ये कण इतने तो समीप होते ही है कि इनका आयतन यानी कि वॉल्यूम निश्चित होता है। पदार्थ की द्रव्य अवस्था में उसका आंतरिक बल उतना तो होता ही है कि वो कणों को एक निश्चित सीमा में बांध के रखे, और ये कण इसी सीमाओं के अंदर स्थानांतरित या गति करते हैं। मतलब कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है और इसीलिए किसी भी द्रव्य को यानी कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाए वह उसका आकार ले लेगा। यानी कि अगर आप किसी लिक्विड को गोल डिब्बे में रखते हैं तो वो गोल आकार में परिवर्तित हो जाएगा, और एक स्क्वायर डिब्बे में रखते हैं तो वो उस डिब्बे के अनुसार वहां पर स्थगित हो जाएगा। तरल पदार्थ के परमाणु एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। पानी, तेल, पेट्रोलियम, दूध, ये सभी द्रव्य पदार्थ के उदाहरण है। हम पृथ्वी पर तो आमतौर पर बहुत सारी जगहों पर द्रव्य पदार्थ देखते हैं। पृथ्वी पर लिक्विड होना सामान्य बात है, लेकिन ब्रह्मांड में लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ बहुत ही रेयर है। और इसका कारण ये है कि तरल पदार्थ केवल एक निश्चित तापमान और दबाव की सीमा में ही मौजूद होता है जो पृथ्वी पर अवेलेबल है। अब इसके बाद पदार्थ के तीसरे नंबर का स्टेट आता है गैस। अब दोस्तों, गैस के कण ऐसे होते हैं जिसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई निर्धारित मात्रा होती है। गैस के कण एक दूसरे से व्यापक रूप से दूर होते हैं और यह पदार्थ की सबसे सरल अवस्था है। गैस के घटक कणों के बीच आकर्षण बल खास कार्य नहीं करता है जिससे यह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं।
गैस के कणों में किसी भी खाली स्थान को भरने की प्रवृत्ति होती है और इनका आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है। तरल और ठोस पदार्थों की तुलना में गैस में कम चिपचिपापन और कम घनत्व होता है। स्टीम, हीलियम, वाटर वेपर और नेचुरल गैस जैसी चीजें गैस के उदाहरण है। दोस्तों, हमने आगे पदार्थ के मुख्य 3 प्रकारों के बारे में समझा जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। साल 1879 में विलियम क्रुक ने पदार्थ के एक नए और अनोखे प्रकार को खोज निकाला और जिसे बाद में साल 1928 में इरविंग लैंगमुइर के द्वारा प्लाज्मा नाम दे दिया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक और पदार्थ के चौथी स्टेट यानी कि प्लाज्मा अवस्था के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं और ये एटम भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसमें धन आवेशिक नाभिक होता है और ऋण आवेशिक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक गुच्छे की तरह जुड़े हुए होते हैं और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के चारों ओर यानी कि सेंटर या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। अब दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के सेंटर का चक्कर इसलिए लगा पाता है क्योंकि नाभिक में से उसे नाभिक द्वारा लगाए जाने वाले विद्युत आकर्षण बल से एक केंद्र बल मिलता है और ऐसा इसलिए क्योंकि नाभिक के सेंटर में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और यही आकर्षण बल नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगवाता है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब दोस्तों, मान लो कि किसी भी एटम को या उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर प्रचंड मात्रा में गर्म किया जाए और उसे इस हद तक गर्मी दी जाए कि उसके सेंटर के आसपास रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से अलग हो जाए, यानी कि इतनी गर्मी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को छोड़ के ही चले जाए। जब ये स्टेट आ जाए तो उसे प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पार्टिकल के सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन्स चक्कर नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और न्यूक्लियस भी अपने आप में फ्री होते हैं। सब कुछ फ्रीली रोटेट कर रहा होता है। यही यूनिक अवस्था होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा अवस्था में कोई भी अणु अपनी परमाणविक अवस्था में नहीं हो सकता है। यहाँ पर सब कुछ आयनित अवस्था में होता है। इसलिए हमारा सूरज प्लाज्मा स्टेट में है और सिर्फ सूरज ही नहीं लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वो प्लाज्मा अवस्था में ही है। दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था के मैं एग्जांपल दूं आपको तो जो ऑरोरा लाइट है या लाइटनिंग या बिजली है या वेल्डिंग एग्स है, ये सभी प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण है। चलिए अब हम जानते हैं पदार्थ की सबसे इंटरेस्टिंग और 5वीं स्टेट को जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की इस अवस्था को सत्येंद्रनाथ बोस ने साल 1920 में सबसे पहले खोज लिया था सैद्धांतिक रूप से और उन्होंने अपना ये सिद्धांत और उसके पेपर पब्लिश करवाने के लिए बहुत मेहनत भी की, लेकिन कोई पब्लिशर उनके ये पेपर्स पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। और अब जब सत्येंद्रनाथ बोस का ये सिद्धांत कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, तब उन्होंने इस रिसर्च को एक कागज में लिफाफा बनाकर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। और आइंस्टाइन ने जब सत्येंद्रनाथ बोस का ये सिद्धांत पढ़ा तो आइंस्टाइन सच में शॉक हो गए क्योंकि दुनिया को तब पदार्थ की सिर्फ 4 अवस्था ही पता थी। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था द 5th स्टेट ऑफ मैटर ढूंढ लिया था। इसलिए आइंस्टाइन ने पब्लिशर्स को कहा कि इंडिया में एक वैज्ञानिक ने सच में बहुत बड़ी चीज खोज ली है और इसके बाद आइंस्टाइन के कहने पर इस सिद्धांत को छापा गया। सोचिए उस वक्त कितनी ईमानदारी थी। कोई और वैज्ञानिक होता तो शायद इस सिद्धांत को ही अपने नाम करवा देता, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस का नाम पहले रखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि यह सिद्धांत सत्येंद्रनाथ बोस का है और बोस का कहना था कि अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो शायद ये सिद्धांत छपता ही नहीं और इसलिए इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दे दिया गया और इस पर पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में मोहर लग गई। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को शॉर्ट में BEC भी कहा जाता है, जिसमें B और C यानी कि बोस और आइंस्टाइन, लेकिन ये जो C है जो कंडेंसेट कहा जाता है उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, ये कंडेंसेट जो है उसे आप कंपेयर कर सकते हो कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन मतलब तो आपको पता ही है, जैसे वाटर के वेपर्स होते हैं फिर ऊपर जाके क्लाउड बनता है और वो क्लाउड बारिश के रूप में नीचे आता है। इस पूरे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं और इस कंडेंसेशन से ही ये नाम आया है कंडेंसेट। चलिए अब जानते हैं पदार्थ की ये 5वीं अवस्था होती कैसी है या निर्माण कैसे होती है।
तो दोस्तों जैसे आपने आगे जाना, कोई भी पदार्थ में जब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ठोस, जब एक दूसरे से बहुत ही लिप्त होते हैं, तब वो ठोस पदार्थ कहलाता है, यानी कि सॉलिड मैटर। जब उसे थोड़ा गर्म किया जाए या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या थोड़े दूर हो जाते हैं, तब वो पदार्थ लिक्विड स्टेट पकड़ लेता है। और जब उसे और ज्यादा गर्म किया जाए तब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही अलग हो जाते हैं और फ्री तरीके से हवा में भी विचलन करने लगते हैं, और वो हो जाती है किसी मैटर की गैस स्टेट, यानी कि पदार्थ की गैस अवस्था। लेकिन जब पदार्थ को इससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए और इतनी गर्मी दी जाए कि पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन ही अलग हो जाए, तब वो बन जाती है पदार्थ की और एक और चौथी अवस्था, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। लेकिन दोस्तों पदार्थ की इस प्लाज्मा स्टेट से बिल्कुल विरुद्ध, यानी कि पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को एक हद तक गर्म नहीं लेकिन बहुत हद तक ठंडा कर दिया जाए, इस हद तक कि उसमें कोई भी ऊष्मा शेष ना बचे, यानी कि वो 0 केल्विन के करीब करीब पहुंच जाए, तब उस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स पा लेते हैं पदार्थ की अल्टीमेट और पांचवी अवस्था, जिसे कहा जाता है बोसॉन आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। अब दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस जिसे हम कहते हैं वो दरअसल सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बस बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके नीचे भी -10, -50, -100, -150 या उससे भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन ये माइनस में कहां तक जा सकता है? जैसे प्लस में टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो माइनस में कितना नीचे तक जा सकता है? तो दोस्तों माइनस में 0 केल्विन तक टेम्परेचर जा सकता है, और ये 0 केल्विन मतलब कि एब्सोल्यूट 0, और सेल्सियस में इसे नापे तो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों टेम्परेचर का ये पॉइंट ब्रह्मांड में कोई भी अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, इस लेवल पर किसी भी पदार्थ की सभी ऊर्जा, सभी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो एब्सोल्यूट 0 की अवस्था पा लेगा और उसमें मौजूद सभी क्रिया स्तब्ध हो जाएगी। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जिसे आप सजीव कहो या निर्जीव, या जितने भी पदार्थ है, इन सभी पदार्थ का अपना एक टेम्परेचर होता है। हर पदार्थ में ऊर्जा मौजूद होती है, और क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है इसीलिए इन पदार्थों में गतिविधि चलती रहती है। क्वांटम लेवल पर वो एक्टिव होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट 0 पर, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पर एक्चुअली वो पदार्थ मृत हो जाता है, और ऐसे ब्रह्मांड में कोई भी जगह नहीं है जहां पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मौजूद हो, और ना ही हम इस टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट 0, यानी कि इससे करीब करीब का टेम्परेचर हमने इसी पृथ्वी पर लैब में अचीव कर लिया है, जो है -273.14 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों जब किसी पदार्थ को इस लेवल पर ले जाया जाए तब पदार्थ कुछ और ही बन जाता है, और पदार्थ की इसी स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो मान लीजिए कि हवा में स्टीम होती है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो एक गैस अवस्था है। उसे और ठंडा किया जाए तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आ जाएंगे, और वो अब हवा में उड़ नहीं सकते, लेकिन एक तरल रूप ले लेंगे जो लिक्विड फॉर्म होगी, जो पानी होगा। और पानी के इन मॉलिक्यूल्स को और ठंडा किया जाए तो वो बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ का रूप ले लेंगे। लेकिन जब इसे और ज्यादा ठंडा किया जाए, एक हद तक ठंडा किया जाए और करीब करीब एब्सोल्यूट 0 तक पहुंचा दिया जाए, यानी कि बर्फ के घटकों को -273.14 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, तो वो और ज्यादा करीब आ जाएंगे। और इतने कम तापमान पर ये सभी पार्टिकल्स अलग अलग ना रहकर सिर्फ एक ही पार्टिकल बन जाएंगे, यानी कि सभी पार्टिकल एक पार्टिकल का गुच्छा बना देंगे, और इस पार्टिकल को हम कहते हैं सुपर एटम। और इस सुपर एटम में सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी। और जब ये पार्टिकल्स ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे कि सारे पार्टिकल अलग अलग ना रहकर सिर्फ एक ही पार्टिकल में परिवर्तित हो जाए, पार्टिकल्स जब ये बिहेवियर करे तो वही स्टेज कहलाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और यही होती है पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो दोस्तों आप समझे, जब नॉर्मल पदार्थ को कुछ हद तक गर्म कर दिया जाए तो वो गैस बन जाएगा, गैस से ज्यादा और एक हद तक गर्म कर दिया जाए तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। अगर हम रिवर्स आए
तो वही गैस को ठंडा कर दिया जाए तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से भी ठंडा तो वो ठोस हो जाएगा, और ठोस को भी एक हद तक करीब करीब एब्सोल्यूट जीरो तक ठंडा कर दिया जाए तो वो हो जाएगी पदार्थ की पांचवी अवस्था, यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की इस अवस्था को थ्योरेटिकली तो साल 1920 में ही क्रिएट कर लिया था और साल 1925 में यह पब्लिश भी हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आइंस्टाइन या बोस इसे प्रायोगिक रूप से क्रिएट कर पाए। लेकिन 5 जून साल 1995 के दिन एरिक ए कॉर्नेल ने मैटर की इस पांचवी अवस्था को लैब में क्रिएट भी कर लिया और इस महाशय को साल 2001 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। हालांकि एक नोबेल प्राइज सत्येंद्र नाथ बोस को भी मिलना चाहिए था। एस.एन. बोस ने ऐसी कई थियरीज खोजी थी और उन्होंने अपनी बुक साइंस एज और कई फिजिक्स की बुक और कई सारे रिसर्च पेपर में ऐसी थियरीज बताई थी जिनके ऊपर रिसर्च हुए और बाद में उन रिसर्च करने वालों को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन एक भी नोबेल प्राइज सत्येंद्र नाथ बोस को नहीं दिया गया है। हालांकि आज की दुनिया में दोस्तों नोबेल प्राइज में कई सारे गफले भी होते हैं। नोबेल प्राइज में होने वाले गफलों के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस वीडियो को जरूर आप जाके देखना। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको बता दूं कि मैटर के ये जो 5 स्टेट मैंने आपको बताए वो तो मुख्य स्टेट्स है, लेकिन माना जाता है कि मैटर्स के इन 5 मुख्य स्टेट्स के अलावा भी 22 से भी ज्यादा स्टेट्स है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा फंडामेंटल स्टेट है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर फ्लूइड, फर्मेनिक कंडेंसेट, राइट बर्ड मॉलिक्यूल्स, क्वांटम हॉल स्टेट, फोटोनिक मैटर और ड्रॉपलेट्स जैसे लो टेम्परेचर स्टेट्स भी होते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप नोबेल के गफलों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके हमारे नोबेल पर बनाया भी वीडियो देखें और ऐसे ही साइंटिफिक और हट के नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, हो सके इतने लाइक करें, कमेंट्स करें और द नॉलेज के ऐप को भी इंस्टॉल करें और स्टे ट्यून्ड विद नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।